Good morning student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 3 of part B. Name of the chapter is features, problem and policies of agriculture. Topic covered in this video, that is importance of agriculture, features, problems and reforms of agriculture and achievements of green revolution. So students, we are going to start our chapter, that is chapter number 3, features, problem and policies of agriculture. So we are going to start our first topic, that is importance of agriculture in the Indian economy. The first point is contribution to the GDP. एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ प्लानिंग. जब हमारी इकॉनमी में प्लानिंग हो रही थी तो कंट्रीब्यूशन कितनी थी? सिर्फ 51 to 71.4% फॉर द डिफरेंट ईयर्स. और एग्रीकल्चर हमारी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा है, इस करके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर की है. हाउएवर द डिक्लाइन or does not indicate the decline in the importance of agriculture in the economy. It occur owing to the relative faster growth of secondary and tertiary sector of the economy. कुछ टाइम से हमारी इकॉनमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम होता जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर की ख़त्म हो गई है. इसका मतलब ये है कि हमारी इकॉनमी में सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप्ड हो रहे हैं. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ वेज गुड. वेज गुड जो होते हैं, जो कि नेसेसिटीज़ होते हैं अपने लाइफ की, जैसे वीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा. और जो एग्रीकल्चर है वो 121 करोड़ ऑफ पीपल को वेज गुड प्रोवाइड करता है इंडिया में. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. जो एग्रीकल्चर क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. इस करके क्या हुआ कि एग्रीकल्चर क्या हो गया, एक प्रिंसिपल सोर्स है लोगों का लाइवलीहुड के लिए. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. एग्रीकल्चर सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. किसको? इंडस्ट्रियल्स को, जिससे वो आगे अपनी प्रोडक्शंस करते हैं. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. एग्रीकल्चर सेक्टर्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड. जितने भी ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हॉल, ये सारे चीज़ें कहाँ बनती है? इंडस्ट्रीज़ में. और ये कौन डिमांड करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर. सो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड से इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड बढ़ती है. नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड. एग्रीकल्चर ने हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. 2018 और 19 में इनका शेयर कितना था? 11.76%. इंडिया जो है टी, जूट, कैशू नट, इन सब का क्या है? एक्सपोर्टर है. और एक्सपोर्ट से हमारी इकॉनमी में फॉरेन एक्सचेंज आता है, और फॉरेन एक्सचेंज से हम लोग इंपोर्ट कर पाते हैं जो हमें चाहिए, जैसे डिफेंस गुड्स और क्रूड ऑयल. मतलब जितना पैसा आएगा और उससे हम लोग बाहर से कोई चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं. हम बाहर से क्या परचेज़ करते हैं? डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड. यह जो एग्रीकल्चर है वो सिग्निफिकेंट रोल करता है इकॉनमी के अंदर भी. This is a bore out the fact that the huge expenditure in India is incurred on the purchase of farm product needed by more than a billion people in the country. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है किसके ऊपर? फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि लोगों को प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. सो ये डोमेस्टिक ट्रेड को भी प्रमोट करता है. सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर इंडिया के ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करता है. बहुत रेलवेज़ और रोड्स और रेलवे जो है, जो बल्क कैरियर है फार्म प्रोडक्ट का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाने के लिए, जिस करके हम लोगों को क्या डिमांड करते हैं? ट्रांसपोर्ट. इससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी क्या होती है? ज़्यादा डेवलप्ड होती है. वेल्थ ऑफ द नेशन. जितना ज़्यादा हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होगा उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी में क्या आएगा? वेल्थ आएगा. सो वी हैव कंप्लीटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. वी हैव टू डू ओनली 6 पॉइंट. आप कोई भी 6 पॉइंट लर्न कर सकते हो इसमें से. नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर हैं? पहला क्या? लो प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्टिविटी का मीन क्या मतलब क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टर ऑफ द लैंड. और हमारी इकॉनमी में जो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एडवांस नेशन.
और ये लो प्रोडक्टिविटी साइन है बैकवर्डनेस का। और ये लो प्रोडक्टिविटी क्यों है हमारी इकॉनमी में, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है और टेक्निक भी क्या है हमारी बैकवर्ड है, जिस करके हमारी इकॉनमी क्या है बैकवर्ड। नेक्स्ट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक में किया भी है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ज़्यादा वर्कर लगा देने जितने रिक्वायर्ड नहीं है, अगर हम उनको वहाँ से निकाल भी देंगे तो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और ये रूरल एरियाज़ में बेसिकली इन द फार्मिंग और एग्रीकल्चर एरिया में सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस अपॉन द रेनफॉल। हमारी इकॉनमी में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी ना होने के करके वी आर डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। गुड क्रॉप का मतलब होता है, गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप, बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। सो हम लोग टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, रेनफॉल के ऊपर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हमारी इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, सब्सिस्टेंट ओरिएंटेड है, मतलब वो अपनी फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन करेंगे, उनका मोटे प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिस करके इट इम्प्लाइज दैट द फार्मिंग इन इंडिया इज़ नो मच कमर्शियल इन द नेचर। जितनी ज़्यादा कमर्शियल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जितनी ज़्यादा सब्सिस्टेंस होगी उतनी इकॉनमी क्या रहेगी, स्टेगनेंट होगी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। हमारी एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न इनपुट्स होते हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये क्या है बहुत कम फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं। और बल्क ऑफ द जो पॉपुलेशन इन इंडिया है वो क्या पुअर है, वो इन केमिकल फर्टिलाइज़र को क्या परचेज़ ही नहीं कर पाते हैं, जिस करके उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और जिस करके हमारे कंट्री में बैकवर्डनेस होती है। जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, और ये वही लोग परचेज़ कर सकते हैं जिनके पास जिनके फार्मर्स के पास पैसा है। जो बिल्कुल पुअर लोग हैं वो इन चीज़ों को परचेज़ नहीं कर पाते हैं, इस करके हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन क्या रहती है, कम रहती है। स्मॉल होल्डिंग, और स्मॉल होल्डिंग क्या भी है, एक फीचर है किसका, इंडियन एग्रीकल्चर का। और स्मॉल होल्डिंग क्या है, हिंड्रेंस है इन द ग्रोथ इन द टू वेज। पहला क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फार्मिंग, यूज़ ऑफ मशीन बिकम डिफ़िकल्ट। हमारी इकॉनमी में जो स्मॉल होल्डिंग सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, पहला क्या है कि जो कि यूज़ ऑफ मशीन्स है वो बिकम डिफ़िकल्ट है। और मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यू टू व्यू द फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रैदर देन द एंटरप्राइज फॉर द प्रॉफिट। मार्जिनल जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए फार्मिंग करते हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जिस करके हमारे इकॉनमी इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर है कि वो क्या है, स्मॉल होल्डिंग। नेक्स्ट लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट कन्फ्लिक्ट, या इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन फार्मर्स एंड ज़मींदार। हमारी इकॉनमी में क्या है कि कन्फ्लिक्ट मतलब आपस में लड़ते रहते हैं, मतलब जमींदार और फार्मर के बीच में हमेशा क्या रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है। जो जमींदार हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो उन्हीं को ही अपनी क्रॉप्स को बेचें। वो क्या करते हैं, सस्ते दामों में से उनसे लेके हाई रेट पे क्या रहते हैं, बेच देते हैं, जिस करके जो उन फार्मर्स के पास क्या रहता है, लिटल और नो सरप्लस, कोई पैसा नहीं बचता, जिस करके जो फार्मर है वो क्या रहते हैं, उनके पास पैसा क्या रहता है, कम रहता है, और एग्रीकल्चर क्या रहती है, हमेशा स्टेगनेंट। नेक्स्ट है प्राइमरी टेक्नोलॉजी। जो इंडिया में हमारी इकॉनमी में जो है फार्म्स इन इंडिया आर स्मॉल इन द साइज एंड बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इज़ पुअर। और जो कि है ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या हमारी पुअर है, जिस करके हम लोग जो टेक्नोलॉजी को है प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। हम पुराने तरीके से ही एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब विदाउट ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है। सो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू डू ओनली 6 पॉइंट, जो आपको ईजी लगते हैं यू कैन डू इट। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन इज प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ फिक्स मीन्स ऑफ इरिगेशन। जो इंडिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी इकॉनमी में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जिस करके हम लोगों को किसके ऊपर डिपेंडेंट पड़ना पड़ता है,
रेनफॉल और डिपेंडेंस ऑफ द रेन वाटर मेक इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली क्या रहती है, डिपेंड करती है एक्सट्रीमली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, हमेशा नेचर के ऊपर। जैसे गुड रेनफॉल मीन्स गुड हार्वेस्ट, और जितनी ज़्यादा पुअर कम रेनफॉल होगी उतनी ज़्यादा ड्राफ्ट होगा, सूखा पड़ेगा और हमारी आउटपुट भी क्या रहेगी, लॉस ऑफ आउटपुट, और हमारी आउटपुट भी क्या रहेगी, कम। इस करके इंडिया में फिक्स मीन्स ऑफ इरिगेशन ना होने के करके हमारी इकॉनमी क्या रहती है, हमेशा स्टेगनेंट रहती है। और ये मोस्टली हर एक हमें हर एक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। जो फार्मर्स हैं उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं होता, सो दे हैव टू डिपेंड अपॉन द महाजन या मनी लेंडर या जमींदार, और वो उनको क्या करते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो क्या है, बहुत कम है इसका आ रहा है इन द रिलेशन द नीड ऑफ द फार्मर। जितने होने चाहिए, जितनी फार्मर की नीड है उस हिसाब से ये जो क्या कहते हैं जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो क्या है, कम है, जिस करके लैक ऑफ फाइनेंस हिंडर द ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जितना ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस कम होंगी, जितना ज़्यादा फार्मर्स को पैसा कम मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर भी क्या होगी, कम होगी, और जिस करके हमारे इकॉनमी में पॉवर्टी होगी। कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड द फार्मिंग येट अनदर प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में। हमारी इकॉनमी में डिस्पाइट इनोवेटिव फार्मर टेक्नोलॉजी एंड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इंडियन फार्मर कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द कन्वेंशनल विजडम। हमारी इकॉनमी में जो इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो रही है, पर अभी भी फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं, कन्वेंशनल विजडम के ऊपर। पुराने तरीके से ही वो एग्रीकल्चर को करना पसंद करते हैं, वो नई टेक्निक को नहीं अडॉप्ट करके, जिस करके हमारी प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग मीन्स जो स्कैटर्ड holding in India are not only small but scattered as well. Small holding does not allow the use of modern technology. जब जितनी ज़्यादा स्मॉल होल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होगी, कम होगी। स्कैटर्ड होल्डिंग का मतलब कहता है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, और जितनी ज़्यादा स्कैटर्ड होल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट मतलब क्या होगी, महंगी हो जाएगी, और ये सारी कंट्रीब्यूट क्या करती है हमारी इकॉनमी में, बैकवर्डनेस इन द फार्मिंग, और हमारी इकॉनमी में क्या होती है, पॉवर्टी होती है किसमें, अमंग द फार्मर्स। मतलब जितनी ज़्यादा हमारी स्मॉल होल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा हम मैकेनिक यूज़ मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे। स्कैटर होल्डिंग मतलब जगह थोड़ी थोड़ी जगह, हर जगह तो सब जगह पे होना, जिससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी में जो फार्मर्स हैं उनको कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्सप्लॉयटिव एग्रियन रिलेशन, वही अगेन सेम पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फार्मर्स एंड जमींदार, जो पीछे करा है वही हमने इसमें लिखना है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। इंडिया में एग्रीकल्चर में प्रॉपर जो मार्केटिंग सिस्टम है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसके मेजॉरिटी ऑफ जो स्मॉल फार्मर है continue to sell their output in the local market at a reduced rate. स्मॉल ज़्यादा जो मेजॉरिटी जो है स्मॉल फार्मर्स की, वो आउटपुट को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं कहाँ पे, लोकल मार्केट में, जिस करके उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या मिलता है, कम, जो पैसा क्या मिलता है, कम मिलता है। और ये इनके लिए कंपल्शन भी है कि उनको लोकल मार्केट में ही बेचना पड़ता है, और जिस करके उनको रेट क्या मिलता है, कम मिलता है, और दे आर obliged टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द महाजन्स और मनी लेंडर्स इन रिटर्न फॉर द लोन दे रेज फ्रॉम दीज मिडमैन। और उनको ये भी होता है, एक तो वो स्मॉल फार्मर्स लोकल मार्केट में ही बेचते हैं जिस करके उनको रेट का मिलता है, दूसरा उनको क्या करना पड़ता है, महाजन या मनी लेंडर को ही अपना जो क्रॉप है बेचना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने अपना जो लोन लिया होता है उनको पे करना पड़ता है, जिस करके हमारी एक इकॉनमी में जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड और अनडेवलप्ड है। नेक्स्ट इज एग्रिन रिफॉर्म और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। In this you are having 3 reform, that is technical, institutional reform and journal reform. ये पेपर में कभी भी इकट्ठा क्वेश्चन नहीं आता, अलग अलग आता है, स्पेसिफिक आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिफॉर्म।
द फर्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ HYV सीड्स। जो सिंस 1965 में हमारी इकॉनमी में HYV सीड्स जो इंट्रोड्यूस्ड हुए और जिसने कन्वेंशनल वैरायटी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। विद द हेल्प ऑफ HY सीड्स हमारी इकॉनमी में जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू। ये कब हुआ, इस ब्रेक थ्रू को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। यूज़ ऑफ, सेकेंड पॉइंट इज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी इकॉनमी में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे, जिससे हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन क्या हो गई है, इंक्रीज़ होगी। 2017 और 18 में 265.9 lakhs ऑफ टन केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज्ड हुए हैं in the farming areas. यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। पहले क्या होता था, फार्मर्स की क्रॉप क्या हो जाती, ख़राब हो जाती थी। अब ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन या ड्यू टू द इन्वेंशंस इन द एग्रीकल्चर हमारी क्रॉप्स क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी अगेंस्ट द डिजीज़ एंड इंसेक्ट्स। ये कैसे प्रोटेक्ट होगी, बाय यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट इज साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। अब हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेस किसको दिया जाता है हमारी एग्रीकल्चर में, साइंटिफिक कल्टीवेशन को अगेंस्ट द कन्वेंशनल फार्मिंग। हम लोग किधर ज़्यादा ध्यान देते हैं, साइंटिफिक कल्टीवेशन रेदर देन कन्वेंशनल फार्मिंग, जिससे हमारे प्रोडक्शन को क्या हो जाता है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग किससे रिलेट करती है, पहला सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप एंड देयर क्वांटिटी, then preparation of the soil, then rotation of the crop, selection of the seeds, use of fertilizers beside the other। ये सारी साइंटिफिक मेथड है फार्मिंग से, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। जो हमारी इकॉनमी में अब एग्रीकल्चर कैसे हो रही है, ट्रैक्टर और थ्रेशर्स, इनसे न्यू इनोवेशन टेक्निक से हो रही है, जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। और इसका बेनिफिट हर एक स्मॉल फार्म और जो स्मॉल फार्मर है टू बाय द एग्रीकल्चर मशीन्स चीप क्रिएटिव फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। और स्मॉल फार्मर्स के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है कि वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इन एग्रीकल्चर मशीन्स को भी परचेज कर सकें एट वेरी चीप प्राइस। So we have completed a technical reform. Now we are going to start the institutional reform और लैंड रिफॉर्म, और इसे टेनेंट रिफॉर्म भी कहा जाता है। पहला क्या है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। जो इंटरमीडिएट्स मतलब ज़मींदार, सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंटरमीडिएट्स हैं जिनको ज़मींदार कहा जाता है उनको ख़त्म कर दिया। ऑनरशिप राइट किसको दे दिया, फार्मर्स को दे दिया। और ये सारा क्यों किया गया, ताकि वो जो एक्सप्लॉयटेशन जो ज़मींदार कर रहे हैं वो क्या कर सके, वो ख़त्म कर सके। रेगुलेशन ऑफ द रेंट को क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया। ओनली दीज आर नॉट टू एक्सटेंड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग। जो consolidation is a practice to allot the land to the farmer at one place as a replacement for this scattered holding here and there. It save the cost of cultivation। जो इस पहले क्या था कि फार्मर को स्कैटर्ड जगह पे फार्मिंग करना पड़ता था। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब अब फार्मर क्या करते हैं, एक ही जगह पे एक बड़े से लैंड पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिनसे उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द स्कैटर्ड होल्डिंग। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग इज अ मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट इंडिविजुअल और अ फार्म कैन ओन। सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग मीन जिनके पास सरप्लस लैंड थी वो सरप्लस लैंड किसको दे दी, उन फार्मर्स को दे दी जिनके पास लैंड नहीं थी। मतलब एक मैक्सिमम साइज़ फिक्स कर दिया गया कि इससे ज़्यादा कोई भी इंडिविजुअल अपनी लैंड को होल्ड करके नहीं रख सकता। द लास्ट पॉइंट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब फार्मर्स क्या हो गए, कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब मिलजुल के फार्मिंग करने लग गए, जिसके जो बार्गिंग पावर है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है, और उनको प्रॉपर प्राइस अपना मिलने लग गया है एज़ कम्पेयर टू द
earlier. So students, we are completed the land reform. Now we are going to the journal reform. पहला क्या, expansion of agriculture irrigation facility. सबसे हमारी इकॉनमी में इरीगेशन फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट ने क्या किया है, बढ़ा दी है, जिस करके सेवरल मेजर और माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट हैं जो कि स्टार्ट किए गए across a different part of the country, or 17% of the land was under the means of irrigation. नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ क्रेडिट. हमारे इकॉनमी में गवर्नमेंट ने क्रेडिट फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया गया और कॉपरेटिव डिफरेंट कॉपरेटिव सोसाइटीज़ ओपन करी गई, जैसे कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, नेक्स्ट कमर्शियल बैंक, नेक्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स एंड नेक्स्ट इज नबार्ड. ये सारा आपने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़े हुए हैं. ये सारी क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने एक्सपैंड की और ताकि फार्मर्स को जो लोन मिल सके उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कम हो. नेक्स्ट इज़ रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी. ये पॉइंट भी आपने चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट में किया आपने. रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. जो रेगुलेटेड मार्केट्स इस्टेब्लिश्ड हुई गई अक्रॉस ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री ताकि फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस मिल सके और उनकी एक्सप्लॉयटेशन क्या हो सके, कम हो सके. और जो दीज मार्केट्स जो है गवर्न कौन करता था, मार्केट कमेटी, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी से क्या हुआ, जो फार्मर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, कम होगी और फार्मर को प्रॉपर प्राइस मिलने लग गया अपनी क्रॉप का. नेक्स्ट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. इसे मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी भी कहा जाता है. अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट एश्योर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर. मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फार्मर को, ताकि फॉर देयर प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी. गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर को सिक्योर कर देती है कहाँ से, अनसर्टेनिटी से, बाय प्रोवाइडिंग देम अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. The government is committed to buy the surplus produce of the farmer. गवर्नमेंट कमिट करती है कि जितना भी सरप्लस है फार्मर का वो परचेज करेगी. कैसे परचेज करेगी, एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन दैट. और जबकि व्हेन द मार्केट प्राइस क्या होगा, लोअर देन दैट. दिस इज कॉल्ड प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचीवमेंट ऑफ एग्रियन रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन. In this we are going to write, you have to write the first define of green revolution. Green refers to crop green refers to crop and revolution refers to spurt. और इन दोनों को अगर हम दोनों को मिला दें, इसका मतलब क्या होता है कि अपने हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होना. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है 2 फेजेस में आई है, दैट इज़ इन मिड 60s एंड 70s एंड मिड 70s एंड 80s. जो 60s एंड 70s में सिर्फ वीट एंड राइस पे आई थी क्रॉप पे. इन पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका इफेक्ट देखा गया. और 70s और 80s में इसने ऑल ओवर सारी क्रॉप कवर कर ली मोस्टली, और ये ऑल ओवर कंट्री इसका इम्पैक्ट हमने देखा. नेक्स्ट इज स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी. द ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी प्रोडक्शन क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई, जिससे हम लोग क्या हो गए, जो प्रोडक्टिविटी है वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव में इंक्रीज़ हुआ उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया इंडियन एग्रीकल्चर में. और दिस हैज़ मार्क द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टेगनेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर. जो इतनी देर से जो स्टेगनेंट चल रही थी इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें क्या हो गया हमारा, उसमें हम लोग क्या हो गए, वो हमारी क्या होगी, ख़त्म होगी. इस क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द डाटा ऑल्सो. वीट एंड राइस एक आधी क्रॉप का आपने डाटा लिख लेना है. नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कल्टीवेशन. जो HY सीड्स टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने जो हमारी जो क्रॉप कल्टीवेशन एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. हम लोग क्या करने लग गए, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और जिससे हमारी जो प्रोडक्शन थी वो क्या होगी, बढ़ने लगी, और जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी. नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंट फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग. पहले फार्मर क्या करते थे, अपने लिए क्रॉप उगाते थे, मार्केट के लिए नहीं करते थे. अब फार्मर सब्सिस्टेंट फार्मिंग को छोड़ के क्या करने लगे, कमर्शियल फार्मिंग. इसका मतलब क्या हुआ, जो फार्मर्स हैं वो क्या करने लगे, प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में बेचने लगे. ये एक साइन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का.
नेक्स्ट इज चेंज द फार्मर आउटलुक। जो पहले फार्मर की आउटलुक थी वो क्या थी, कन्वेंशियल थी। अब वो फार्मर, अब जो फार्मर की आउटलुक हो क्या हो गई है, वो कमर्शलाइजेशन हो गई। अब वो मतलब जो भी फार्मिंग थी, वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो क्या करने लगे, मार्केट में बेचने लगे इन स्पाइट ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेल्फ सफिशेंसी इन द फ्रूट गेन प्रोडक्शन। इतना हमारी इकॉनमी में ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इतनी बढ़ने लगी कि हम लोग क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। हम लोग क्या करने लगे, क्या डोमेस्टिकली तो हम लोग स्ट्रांग हुए ही हुए, और हम लोग क्या करने लगे, एक्सपोर्ट भी करने लगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। Now next question is last question of this chapter, that is limitation of green revolution. फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड क्रॉप। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका इम्पैक्ट लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर आया, ज़्यादातर वीट एंड राइस के ऊपर, बाकियों के ऊपर इतना इसका इफेक्ट नहीं आया जैसे कि पल्सेस और कमर्शियल क्रॉप्स। अनइवन स्प्रेड में पंजाब और हरियाणा में और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, इनमें इम्पैक्ट क्या आया था ज़्यादा, और ईस्टर्न यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब में इम्पैक्ट क्या आया है, कम। नेक्स्ट इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। ये एक्सपेंसिव होने के करके इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ ही फार्मर ले पाए, और जो एक्सपेंसिव होने के करके रिच फार्मर इसका बेनिफिट ले पाए, पुअर फार्मर इसका बेनिफिट नहीं ले पाए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिवाइन हो गया। एक मतलब इकोनॉमिक डिवाइन मीन्स गल्फ बिटवीन क्या हो गया, रिच एंड पुअर। मतलब रिच लोगों को इसका बेनिफिट हुआ जिस करके वो और रिच हो गए, और पुअर लोग, फार्मर, और पुअर हो गए, और ये दोनों का इकोनॉमिक डिवाइन, मतलब ये जो गल्फ था इन दोनों के बीच में, वो क्या होता गया, बढ़ता गया। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3rd. In this chapter you have to do the importance, features, problem, reforms and green revolution topic. So I'm going to send you the question. If you have any query regarding this chapter, you can email me in your class email ID.